अस्सलाम वालेकुम मिस्टर ज़ाहिर। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2023 के अंदर रियल एस्टेट की इंडस्ट्री, ख़ासतौर पर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री काफ़ी मसाइल का शिकार रही है। आज की वीडियो में हम इसके मसाइल पे बात करेंगे और इसकी वजूहात पे बात करेंगे, जिसके लिए मेरे साथ हैं हफीज़ुर रहमान साहब, डायरेक्टर कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर, बहरी रूम कराची। और ख़ासतौर पर हम बहरिया की मार्केट को ही कवर करते हैं, तो इस पे ही बात करेंगे। तो हफीज़ भाई, मुझे बताइएगा जी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे इतना जवाल क्यों रहा, मसाइल क्यों रहे 2023 के अंदर, और 2024 के अंदर आप क्या बेहतरी के चांसेस हैं? थैंक यू सो मच ज़िया। अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करें तो 2023 के अंदर वाकई एक टफ ईयर था, स्पेशली बहरीन कराची या कराची के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए। उसकी वजह यह है कि जो इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी है या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो नहीं थी। और जब भी किसी कंट्री के अंदर ये चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं, पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल, तो बहुत ज़्यादा रियल एस्टेट इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डिस्टर्ब होती है। और इसके साथ साथ इन्फ्लेशन ने एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आमतौर पे कोई भी प्रोजेक्ट, आप कोई घर बनाना हो, कोई प्रोजेक्ट करना हो, तो मिनिमम प्रोजेक्ट के जो लाइफ है वो 1.5 ईयर और 2 ईयर्स की होती है। और जब बिल्डर या कोई भी जो कॉन्ट्रैक्टर है वो अपनी फॉरकास्ट करता है, जब वो कैलकुलेशन करता है, अपनी बजटिंग करता है उस प्रोजेक्ट के हवाले से, तो उस अप टू ए सर्टन लेवल तक वो इन्फ्लेशन जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है। वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि एवरी ईयर 15 to 20% जो है मैक्सिमम इन्फ्लेशन आएगा, 10 to 20% मैक्सिमम आएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि 2023 के अंदर जिस तरह इन्फ्लेशन हुई, आप खुद इस बात के विटनेस हैं जो डिफरेंट बैंकिंग सेक्टर हैं उसने 20% प्लस इंटरेस्ट रेट पे चले गए। और आमतौर पे जो गवर्नमेंट जो इंटरेस्ट रेट बैंक का चल रहा होता है वो होता ही इसी बेस के ऊपर है। जब किसी कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, सर्कुलेशन ऑफ मनी बहुत ज़्यादा होता है, तो वो इंटरेस्ट रेट को ज़्यादा करके अमाउंट की या करेंसी की सर्कुलेशन है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तो ये अप्रॉक्सीमेट मैं समझता हूँ कि ऑलमोस्ट डबल हो गई थी प्राइसेस, जिसकी वजह से जो डिफरेंट एंड यूज़र थे जो अपने घर बना रहे थे, या जो डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर थे, उन्होंने किसी के बिहाफ पे जो कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, उनकी बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन जब प्राइसेस गई थी, जिसकी वजह से या तो वो अपनी जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है वो कैरी ऑन नहीं कर सके, वो मुसलसल लेके नहीं चल सके, या अगर वो लेके चल रहे थे तो उन्होंने अपनी इस कंस्ट्रक्शन पेस को थोड़ा लो डाउन कर दिया था, ताकि ये एक इन्फ्लेशन वाला या जो प्राइस जो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट होती उसको री एडजस्ट हो सकें, रिड्यूस हो सकें। तो उसका वेट करने में काफ़ी टाइम उनका लग गया कि दोबारा प्राइसेस जो नीचे आए तो फिर हम इस कंस्ट्रक्शन को दोबारा पेस को दे सकें। जी, तो हफीज़ भाई, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री तो इन्फ्लेशन की वजह से मसाइल का शिकार रही, लेकिन रियल एस्टेट की इंडस्ट्री क्यों नीचे आई, इसमें थोड़ा सा बात करेंगे। रियल एस्टेट इंडस्ट्री डेफिनेटली जो लोगों की सेविंग्स हैं, जब वो अपने अप टू ए सर्टन अमाउंट उनके पास कलेक्टिव होती है, तो फिर वो उसकी बेस पे कोई रियल एस्टेट पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो मैंने ऑलरेडी बताया कि जैसे इन्फ्लेशन की वजह से लोगों की ना या तो वो सेव नहीं कर पाए, या अगर उन्होंने सेव किया हुआ था तो उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड किया, ताकि अगर लॉन्गर रन में जो पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल कंडीशन कंट्री की बेहतर नहीं होती तो वो एमरजेंसी के तौर पे फ्यूचर में अगर उनको फंड्स की ज़रूरत हो तो उनके पास एक रीजनेबल अमाउंट उनके पास पड़ी हो। तो इस वजह से उन्होंने अपने रियल एस्टेट की तरफ अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो मूव नहीं की। और सेकंड, रियल एस्टेट में मैं समझता हूँ कि एक बड़ा फैक्टर रियल एस्टेट नीचे जाने का पूरे पाकिस्तान में एक वजह ये भी थी कि जो गवर्नमेंट ने जो टैक्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोज कर दिए थे। जो बाइंग और सेलिंग की जो ट्रांसफर कास्ट है या जो उसके FBR की तरफ से जो टैक्सेस इम्पोज किए जाते हैं उसको ऑलमोस्ट डबल कर दिया था। तो मैं समझता हूँ कि ये माइक्रो लेवल पे जो चीज़ें जो ज़्यादा हिट की हैं वो कंट्री के अंदर जो गवर्नमेंट ने डिफरेंट प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्सेस लगाए थे, वो सिर्फ हम किसी टाउन या किसी सोसाइटी की टैक्सेस की बात नहीं कर रहे। कंट्री के अंदर या गवर्नमेंट ने पूरे पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल लैंड हो, चाहे वो किसी भी एरिया की लैंड हो, हर एक के ऊपर उन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिए थे, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में जो रियल एस्टेट है वो डिस्टर्ब रही है 2023 में। 2024 के अंदर क्या पोटेंशियल है उन लोगों के लिए जो यहाँ पर आके कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, उनके लिए कोई बेहतरी के कुछ चांसेस हैं? क्या समझते हैं आप? देखें, एंड यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं तो रियल एस्टेट जो प्लॉट्स की कॉस्ट है वो बिल्कुल बॉटम अप हुई है। जो मैं समझता हूँ 3 साल पहले जो प्राइसेस थे आज वो रेट्स हैं। तो रियल एस्टेट में जब कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं तो डेफिनेटली सबसे पहले जो परचेजिंग होती है, तो मैं समझता हूँ कि ये राइट टाइम है प्लॉट परचेज करने का, लैंड परचेज करने का। ठीक है। और 2024 में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह कि इन्फ्लेशन को जो काफ़ी हद तक जो पिछले 2-3 माह के अंदर गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन को काफ़ी कंट्रोल किया है। और जो करेंसी की वेरिएशंस आ रही थी एज़ कम्पेयर टू डॉलर,
करेंसीज जो हैं वो काफ़ी स्टेबल हुई हैं। पहले वेरिएशंस बहुत ज़्यादा आ रही थी, जिसकी वजह से जो कंस्ट्रक्शन की जो रॉ मटेरियल्स हैं उसमें जो बहुत ज़्यादा प्राइसेस ऊपर चली गई थी, एक तो वो थोड़ा स्टेबल हुई हैं और जो एंड यूज़र है उसको एक बजटिंग करने में आसानी होगी, क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे रेट नहीं जा रहे, आप एक नॉर्मल रेट्स पे एक चीज़ें चल रही हैं, तो वो प्रॉपर बजट करके तो यहाँ आ सकते हैं। जहाँ तक एज ए कॉन्ट्रैक्टर आपने पूछा कि यहाँ कितना ज़्यादा गैप है, तो मैं समझता हूँ कि बैरिटन कराची आने वाले 20 साल तक एक बहुत बड़ा शहर बनने जा रहा है और इसमें 20 से 25 साल तक बहुत ज़्यादा गैप है। स्पेशली एंड यूज़र बहरिया में मूव होंगे या डिफरेंट बिल्डर्स आके अपने डिफरेंट प्लॉट्स खरीद के उस पर कंस्ट्रक्शन करके आगे सेल कर रहे होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहरिया ने अपना तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया है और मोर देन 90% अपना जो एरिया है, जो लैंड है, उसमें पोजेशन अनाउंस कर दिया है। तो किसी भी एरिया में जाके किसी भी परिसर में, ये व्लॉग में ना सिर्फ घर बनाए जा सकते हैं बल्कि बहरिया दीगर जो एमिनिटीज़ हैं, चाहे वो पार्क्स हैं, मसाजिद हैं या दीगर जो घरों की ज़रूरियात होती हैं, जो कमर्शियल गैलरीज हैं, उसको एक्टिवेट कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा गैप है, काफ़ी ज़्यादा इसमें चांस है यहाँ बैरिटन कराची के अंदर काम करने का। ठीक है, तो हफीज़ भाई वर्टिकल बिल्डिंग के बारे में बताएं जो हाई राइज कमर्शियल बन रहे हैं। अभी तो जहाँ देखें हाई राइज कमर्शियल बन रहे हैं, इनका क्या फ्यूचर है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कैसी है, कहाँ पर करनी चाहिए, मतलब वो किस प्रोजेक्ट में करनी चाहिए, थोड़ा सा क्लाइंट्स के लिए बता दें। देखिए, क्लाइंट्स आमतौर पे कहते हैं जी वर्टिकल बिल्डिंग्स, किसी बैरिटन कराची की अगर बात करें तो काफ़ी बिल्डिंग्स बन गई हैं। हाँ, आप किसी भी जो एरिया है, कोई भी शहर है, कोई भी सिटी है, वो ग्रो जब होता है तो सबसे पहले उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, उस पर रोड, सीवरेज और जितनी एमिनिटीज़ हैं वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। उसके बाद डिफरेंट जो स्ट्रक्चरल बिल्डिंग्स हैं वो रेडी होती हैं और उसके बाद जो बिजनेसेस हैं वो मूव होते हैं। अगर हम ये कहें कि पहले बिजनेस आ जाएंगे तो फिर हम बिल्डिंग्स की तरफ जाएंगे, तो ऐसा होता ही नहीं। आप पहले इंफ्रास्ट्रक्चर ही डेवलप होता है। अब हाई रेंज बिल्डिंग्स आपने जनाब पे देखा, पूरा बहरी के अंदर जनाब के ऊपर अप्रॉक्सीमेट 20+ बिल्डिंग्स हैं, सारी वो मोस्टली जो हैं वो ऑक्यूपाइड हैं और इसके अलावा नई बिल्डिंग्स बन रही हैं। और सिर्फ ये बिल्डिंग नहीं बन रही बल्कि डिफरेंट नई जो इनिशिएटिव्स हैं वो बैरिटन कराची के अंदर लिए जा रहे हैं। इस 2-3 साल के अंदर बहरिया के अंदर बहरिया की विसिनिटी में और बहरिया के अंदर डिफरेंट स्कूल्स ओपन हुए। इसके अलावा डिफरेंट कमर्शियल गैलरीज बहरिया ने ओपन की। इसके अलावा अभी राइट नो बहरिया के अंदर इम्तियाज स्टोर भी ओपन हुआ है और दीगर एमिनिटीज़। बहरिया हेरिटेज क्लब कमर्शियल ओपन किया, 5 से 6 बड़ी फेमस विजिटिंग प्लेसेस हैं बहरिया ने ओपन की। तो ये विद द पैसिव टाइम जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता जाएगा डेफिनेटली लोग इसके साथ साथ मूव होते हैं और बिजनेस भी इसी के साथ आते हैं। अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी ना हो तो कैसे कोई और बिजनेस लोग अपना मूव कर सकते हैं। उनके पास प्लेस, सबसे पहले प्लेस अवेलेबिलिटी होगी तो ही बिजनेस मूव होंगे। जी, तो हफीज़ भी थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि लोग घरों की बजाय हाई राइज बिल्डिंग की तरफ क्यों जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ही ट्रेंड मैंने देखा, पंजाब में इस तरह का ट्रेंड नहीं है। देखिए, बिल्कुल ऐसे ही है। जो सिंध में और स्पेशली कराची के अंदर हाई राइज बिल्डिंग्स का बहुत ज़्यादा कंसेप्ट है। यहाँ एक तो लैंड की वो अवेलेबिलिटी एज कम्पेयर टू पॉपुलेशन वो कम है। कराची एक बहुत बड़ा शहर है नो डाउट, लेकिन उसमें जितने लोग रहते हैं उनके अकॉर्डिंगली यहाँ लैंड की कैपेसिटी नहीं है और जिसकी वजह से आमतौर पे वर्टिकल बिल्डिंग्स या हाई राइज बिल्डिंग्स का कंसेप्ट यहाँ कराची में बहुत ज़्यादा है। और दूसरी मैं वजह ये समझता हूँ कि जब आप किसी घर की तरफ जाते हैं तो आपकी कॉस्ट डबल होती है। आपने लैंड अलग परचेज करनी होती है और कंस्ट्रक्शन के लिए अलग आपके पास फंड्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो आप अप्रॉक्सीमेट 125 स्क्वायर यार्ड का अगर आपने घर लेना है, जो सबसे अप्रॉक्सीमेट सबसे छोटा साइज कंसिडर होता है, तो अप्रॉक्सीमेट आपको 13 to 15 मिलियन की आपकी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है। ठीक है। एज कम्पेयर टू घर आप अगर 2 बेड अपार्टमेंट लेते हैं तो आपको यही जो बजट है वो 8 to 10 मिलियन के अंदर आप जो है वो चीज़ें कैरी ऑन कर सकते हैं। एक वजह यह है कि क्योंकि यहाँ कम कास्ट रिक्वायर्ड होती है। ठीक है। और दूसरी वजह ये होती है कि आमतौर पे जब आप लैंड परचेज की बात करते हैं, आप कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा आपकी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। आपने लैंड परचेजिंग के बाद आप कंस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं तो आपको एक लंबा जो 1.5 से 2 साल का एक पीरियड होता है जिसमें अपने कंस्ट्रक्शन को कैरी ऑन करना होता है, लुक आफ्टर करना होता है। नो डाउट आप उसको किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे दे सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको उस पर देखना पड़ता है। उसके 1.5 से 2 साल आप कंस्ट्रक्शन पीरियड आपको वेट भी करना पड़ता है और उसको मॉनिटर भी करना पड़ता है। लेकिन यहाँ जब हाई राइज बिल्डिंग्स की बात करते हैं तो जो रेप्यूटेबल बिल्डर्स हैं वो अपनी इंडस्ट्री में डेफिनेटली उनका नाम होता है, उनकी प्रीवियस एक्सपर्टीज़ होती हैं, तो वो ज़्यादा बेस्ट अंदाज में अपनी ना सिर्फ सर्विस दे रहे होते हैं बल्कि आपको वो तमाम जो कंस्ट्रक्शन की हैटिक वर्क्स हैं उनसे आज़ाद कर देता है। आप जस्ट बुकिंग करवाते हैं और उसके ओवर द कंस्ट्रक्शन पीरियड आप इंस्टॉलमेंट दे रहे होते हैं और बिल्डर
वेंडर अपनी एक्सपर्टीज़ दे रहा होता है और जो इन्वेस्टर या क्लाइंट है वो अपनी जो भी सर्विसेज, वो कोई जॉब कर रहा है, वो कोई बिजनेस कर रहा है, वो उसको प्रॉपर टाइम दे पा रहा होता है। तो इस वजह से लोग नॉर्मली जो हाई राइज बिल्डिंग है इसकी तरफ आ रहे होते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हाफिज़ भाई ने बड़े अच्छे तरीके से ब्रीफ किया। आज की वीडियो में हमने रियल एस्टेट इंडस्ट्री और ख़ास तौर पर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में मसाइल की बात की और इसकी वजूहात पे बात की। तो आने वाले वीडियोस में हम इसके हल की तरफ भी बात करेंगे। तो मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारे वीडियोस को फॉलो करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहरी हाउस कराची में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी हैं आपके लिए, तो उसके लिए आप मुसलसल हमारे नंबर आ रहे हैं यहाँ पर आप रब्ता करें। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।